हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये हमारा थर्ड पार्ट है। इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है असेस द रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये चारों टेक्निक शामिल है और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स। इंस्पेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम by making use of naked eye, observe the following. Number 1, patency of nose. It should be without flaring or discharge. You can see in the picture. Number 2, mucosa. It should be pink and moist. Number 3, digits. It means clubbing should be absent. Nails bed should be pink and immediate within 1 to 2 second capillary refill. Inspection means carefully examination. यानी आँखों पर किसी भी किस्म के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए बगैर रिस्पायरेटरी सिस्टम के इन चीज़ों का मुशाहिदा करें यानी ऑब्ज़र्व करें। नंबर 1, पेटेंसी ऑफ नोज़, यानी नोज़ का बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हालत में होना, यानी किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी के बगैर, जैसे सांस की तकलीफ़ की हालत में फ्लरिंग ऑफ नोज़ यानी नोज़ का फूलना और पिचकना या सुकड़ना, या नोज़ से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना, इस तरह की हालत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, नोज़ के अंदर का म्यूकोज़ा पिंक एंड मॉइस्ट यानी नम होना चाहिए, यानी ड्राई नहीं होना चाहिए। नंबर 3, डिजिट्स यानी उंगलियों में क्लबिंग नहीं होना चाहिए। नेल्स जो हमारी स्किन से अटैच होती है वो पूरी पिंक होनी चाहिए, और कैपिलरी रिफिल में जैसे ही नेल का हल्का सा प्रेस करके छोड़ें तो उसे 1 to 2 सेकंड में वापस पिंक हो जाना चाहिए। नंबर 4, साइनसेस मस्ट बी ट्रांस इल्यूमिनेटेड। नंबर 5, ट्रेकिया मिड लाइन एंड मोबाइल विदाउट क्रेपिटस। थॉरक्स कलर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स स्किन कलर। रेगुलर ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन क्वाइट, नो रिट्रैक्शन, नो यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स। नंबर 4, साइनसेस, यानी हमारे 4 साइनसेस होते हैं जो कि पूरे फेस के पार्ट में मौजूद होते हैं। 2 फ्रंटल साइनसेस जो कि फोरहेड पर होते हैं। इथमॉइड जो कि ब्रिज ऑफ द नोज़ पर मौजूद होते हैं। एंड 2 मैक्सिलरी जो कि चीक बोन एंड नोज़ के दरमियान फेस पर मौजूद होते हैं। इन्हें पेन लाइट जो कि पिक्चर में दिखाया गया है की हेल्प से चेक करते हैं कि ये ग्लो करते हैं, चमकते हैं, यानी इल्यूमिनेट करते हैं या नहीं। अगर पेशेंट को साइनसाइटिस होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, जबकि नॉर्मल होने की सूरत में ये चमकेगा, ग्लो करेगा। नंबर 5, ट्रेकिया गले के दरमियान में होना चाहिए। पेशेंट पानी पिए या पेशेंट को कहीं के थूक निकले तो ट्रेकिया मूव करता नज़र आना चाहिए, यानी बग़ैर किसी क्रिप्टिसी के, यानी बग़ैर किसी चटकने की आवाज़ के, जैसे हम उंगलियां चटकाते हैं। नंबर 6, थॉरक्स, फिर थॉरक्स की इंस्पेक्शन करनी है, यानी थॉरक्स का कलर देखना है कि पिंक है, पेल है या साइनोज्ड है, किस कलर का है। ब्रीदिंग रेगुलर है या इर्रेगुलर, पेशेंट आराम से रिस्पायरेशन कर रहा है या इसकी सांस में घड़घड़ाहट है या किसी किस्म की साउंड है, और अपनी गर्दन और सीने की मसल्स, जिसे एक्सेसरी मसल्स भी कहते हैं, उसे यूज़ कर रहा है या नहीं, क्योंकि एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करना नॉर्मल नहीं हो सकता। नंबर 7, must inspect rate and rhythm of respiration. Normal adult respiratory rate is 12 to 22 with a regular rates and frequency and should be quiet. Breathing is considered abnormal if the rate is irregular, too fast, too slow or shallow. यानी हमें पता है कि एक नॉर्मल एडल्ट की रिस्पायरेटरी रेट 12 to 22 ब्रेथ पर मिनट के साथ रेगुलर इंटरवल के या फ्रीक्वेंसी के साथ बग़ैर किसी आवाज़ के होना चाहिए, यानी सांस में किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन उस वक्त एबनॉर्मल समझी जाती है जब ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो, यानी 22 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो, या बहुत स्लो हो, 12 ब्रेथ पर मिनट से कम हो, या इरेगुलर हो। नंबर 8, मेजर ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन. We have already discussed that normal chest expansion's difference around chest below nipple in healthy adult is about 3 to 5 centimeter. यानी हम पहले ही चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं कि चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट का डिफरेंस निपल से नीचे एक नॉर्मल एडल्ट इंसान की 3 to 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। नंबर 9, वी मस्ट इंस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल. means presence of intercostal recession or the use of accessory muscles.
Number 7. Must inspect rate and rhythm of respiration. Normal adult respiratory rate is 12 to 22 with a regular rates and frequency and should be quiet. Breathing is considered abnormal if the rate is irregular, too fast, too slow or shallow. यानी हमें पता है कि एक नॉर्मल एडल्ट की रिस्पायरेटरी रेट 12 टू 22 ब्रेथ पर मिनट के साथ रेगुलर इंटरवल के या फ्रीक्वेंसी के साथ बगैर किसी आवाज़ के होना चाहिए, यानी सांस में किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन उस वक्त एबनॉर्मल समझी जाती है जब ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो, यानी 22 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो, या बहुत स्लो हो, 12 ब्रेथ पर मिनट से कम हो, या इरेगुलर हो। Number 8. Measure of chest expansion. We have already discussed that normal chest expansion's difference around chest below nipple in healthy adult is about 3 to 5 centimeter. यानी हम पहले ही चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं कि चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट का डिफरेंस निपल से नीचे एक नॉर्मल एडल्ट इंसान की 3 to 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। Number 9. We must inspect movement of chest wall. Means presence of intercostal recession or the use of accessory muscles. यानी लंग्स में एयर की बहुत कम मौजूदगी की वजह से पसलियों के बिटवीन मसल्स अंदर की तरफ खिंची हुई या पुल होती हुई नज़र आती है और पेशेंट सांस लेने के लिए अमूमन अपने तमाम एक्सेसरीज मसल्स यूज़ करते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे फ़ौरन ही नोटिस करना चाहिए। शेप ऑफ चेस्ट. द नॉर्मल चेस्ट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड इलिप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन। यानी आमतौर पर चेस्ट दोनों तरफ यानी राइट एंड लेफ़्ट से बराबर और क्रॉस सेक्शन में देखें तो बेज़वी शक्ल में नज़र आता है, यानी ओवल नज़र आता है। नॉर्मल चेस्ट कभी भी पूरा गोल नहीं होता, जबकि बैरल चेस्ट में लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा एयर भर जाने की वजह से लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं और चेस्ट फ्रंट एंड बैक से थोड़ा बाहर को निकल जाता है, जिसकी वजह से अगर इसे क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये पूरा गोल नज़र आता है। ये एबनॉर्मल शेप लंग्स की क्रॉनिक डिजीज़ की कंडीशन की वजह से होता है। पैक्टस कैरिनेटम. पैक्टस कैरिनेटम को पिजन चेस्ट भी कहा जाता है। चेस्ट की इस शेप में चेस्ट की डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें रिब्स के और स्टर्नम के बिटवीन ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से मिडल ऑफ द चेस्ट यानी चेस्ट का दरमियानी हिस्सा बाहर को निकला हुआ या उभरा हुआ नज़र आता है। पैक्टस एक्सकावेटम. चेस्ट के इस शेप में ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम संकन होता है, यानी अंदर की तरफ प्रेस या दबा हुआ होता है। पैल्पेशन. पैल्पेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फीलिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन और ऑन द बॉडी टू डिटरमिन इट्स साइज, शेप, फॉर्मनेस और लोकेशन। यानी पैल्पेशन एक टेक्निक है छूकर किसी चीज़ को महसूस करने, तयन करने या अंदाज़ा लगाने का प्रोसेस या अमल है, जो किसी भी साइज़, शेप, फॉर्मनेस यानी सख्ती या मजबूती का और लोकेशन का यानी वो चीज़ जिस्म में किस जगह पर है, जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे नोज़. जब हम नोज़ को पैल्पेट करते हैं तो ये नॉन टेंडर होना चाहिए, यानी दर्द के बगैर, विदाउट मास यानी कोई गुठली, लंप वगैरह नहीं होना चाहिए, या लीजन यानी ज़ख़म या घाव के बगैर ही होना चाहिए। साइनसेस यानी ये भी नॉन टेंडर्ड होना चाहिए। नो सॉइलिंग यानी सूजा हुआ भी ना हो या बोगिनस यानी फूला हुआ भी ना हो। ट्रैकिया. ट्रैकिया गले के मिड लाइन में होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए एंड विदाउट क्रेपिटस। थॉरैक्स यानी चेस्ट वॉल सिमेट्रिकल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, नो लम्प्स, नो मैसेज यानी कोई गुठली वगैरह ना हो एंड नो टेंडरनेस, नो क्रेपिटस। पोजीशन ऑफ ट्रैकिया एंड एपेक्स बीट. यानी स्टर्नम के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 सुप्रा स्टर्नल नॉच, नंबर 2 स्टर्नम यानी दरमियानी पार्ट, नंबर 3 ज़िफॉइड प्रोसेस सबसे लास्ट पार्ट। इसलिए ट्रैकिया को देखने और महसूस करने के लिए कि वो मिड लाइन में है या नहीं, सुप्रा स्टर्नल नॉच को पैल्पेट करेंगे। अपेक्स बीट हम क्लेविकल बोन के मिड से नीचे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इस जगह हमें हार्ट की सबसे ज़्यादा साफ और यकीनी तौर पर आवाज़ महसूस होती है। ट्रैकिया की पोजीशन को पैल्पेट करने के लिए पेशेंट के सामने उसके गले के ऊपर यानी अपनी 3 to 4 फिंगर रखकर ट्रैकिया को पैल्पेट कर सकते हैं। ट्रैकिया नॉर्मली तौर पर हमेशा गले के मिड लाइन में होना चाहिए। पेशेंट अगर पानी पिए या थूक निकले
तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो और क्रेपिटस ना हो, यानी इसमें किसी किस्म की चटकने की आवाज़ ना हो। अपेक्स ऑफ हार्ट बीट को मिड क्लेविकुलर लाइन के 5th इंटरकोस्टल स्पेस में 1 फिंगर की मदद से पैल्पेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो, यानी अपेक्स बीट अगर अपनी जगह पर महसूस ना हो, तो इसका मतलब है कि मेडिस्ट्रीनम की पोजीशन अपनी जगह से हट गई है, जो कि किसी हार्ट या लंग्स डिजीज़ के होने की वजह से पॉसिबल है। Vocal fremitus is a vibration felt on the posterior chest using the ulnar side of the hands when the patient is asked to repeat 99. Vocal fremitus एक वाइब्रेशन है जो हाथों की अल्नर साइड यानी हाथों की छोटी फिंगर वाली साइड का यूज़ करते हुए पेशेंट की पीठ पर इसकी वाइब्रेशन यानी थरथराहट या इर्तियाश महसूस कर सकते हैं जब पेशेंट को 99 का वर्ड्स दोहराने को कहा जाता है। लंग्स के अंदर अगर कोई कंसोलिडेशन एरिया यानी किसी बीमारी की वजह से लंग्स का कोई पार्ट सॉलिड या ठोस हो जाए, जैसे नमूनिया या ट्यूमर, तो इस कंडीशन में वाइब्रेशन या थरथराहट या इर्तियाश एग्जामिनेशन के दौरान नॉर्मल से ज़्यादा महसूस होगी। जबकि एयर फिल्ड एरिया यानी लंग्स में जिस जगह पर ज़्यादा हवा भरी होगी, जैसे COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में या न्यूमोथोरैक्स में, तो वहाँ पर वाइब्रेशन नॉर्मल से हल्की या कम महसूस होगी। असिस्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग ऑस्कल्टेशन एंड परकशन। Auscultation, the action of listening to sound from the heart, lungs or other organs, typically with a stethoscope as a part of medical or nursing diagnosis. हार्ट, लंग्स या दूसरे ऑर्गन से स्टेथोस्कोप के साथ मेडिकल या नर्सिंग डायग्नोसिस करने के लिए आवाज़ें सुनने का अमल या एक्शन ऑस्कल्टेशन कहलाता है। ऑस्कल्टेशन करते वक्त हम 3 तरह की साउंड पर फोकस करते हैं। नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ ब्रेथ साउंड, नंबर 2 द इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड, नंबर 3 द प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस साउंड, यानी लंग्स या रिस्पिरेटरी सिस्टम से आने वाली या मौजूद कोई भी एबनॉर्मल साउंड को सुनेंगे। ऑस्कल्टेशन के लिए ज़रूरी है कि रूम खामोश और पुरसुकून हो। पेशेंट को बैक यानी पीठ की तरफ से खुला हुआ गाउन पहनने को देंगे, क्योंकि ऑस्कल्टेशन कभी भी कपड़ों को ऊपर से नहीं करना चाहिए। ऑस्कल्टेशन सिटिंग पोजीशन में करना सबसे ज़्यादा मुनासिब या बेहतर होता है। अगर पेशेंट बैठने के काबिल ना हो तो राइट एंड लेफ़्ट लैटरल से लिटाकर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट को मुंह खोलकर गहरा सांस लेने को कहेंगे। थॉरैक्स एंड लंग्स की ऑस्कल्टेशन के लिए स्टेथोस्कोप का डायफ्राम यूज़ करेंगे। ऑस्कल्टेशन हमेशा इंटीरियर यानी सामने लंग्स के एपेक्स एरिया से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ राइट एंड लेफ़्ट साउंड को कंपेयर करते हुए मूव करते रहेंगे जब तक पेशेंट की सांस की आवाज़ स्टेथोस्कोप में आना बंद ना हो जाए। फिर बैक यानी पोस्टीरियर से पूरा साइकिल राइट एंड लेफ़्ट के सिमेट्रिकल पॉइंट का कंपेयर करते हुए पूरा करेंगे जब तक पेशेंट की सांस की आवाज़ स्टेथोस्कोप में आना बंद ना हो जाए। नॉर्मल ब्रेथ साउंड। इन नॉर्मल चेस्ट 4 टाइप्स ऑफ साउंड्स आर यूजुअली हियर। नंबर 1 ट्रेकियल साउंड, लाउड, हाई पिच्ड, अप्रॉक्स, इक्वल इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी फेस, हार्ड ओवर ट्रेकिया। Number 2 bronchial sound, higher pitched and louder than vesicular. Expiratory is longer than inspiratory phase, heard around second and third intercostal space anteriorly, as you can see in the picture. Number 3 bronchovesicular sound, medium in pitch, inspiratory and expiratory phase equal in length. Number 4 vesicular sound, quite low pitched, longer inspiratory than expiratory phase, heard in most lung fields. नॉर्मल ब्रेथ साउंड। यूजुअली नॉर्मल चेस्ट में हमें 4 टाइप्स की नॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनाई देती है। ट्रैकियल ब्रेथ साउंड। ट्रैकिया पे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की साउंड हाई पिच के साथ लाउड होती है और उनकी ड्यूरेशन इक्वल होती है। ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड। ब्रोंकियल की पिच वेसिकुलर से हाई एंड लाउड होती है। लंग्स में ब्रोंकियल की साउंड सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनी जा सकती है। इस जगह पर एक्सपायरेशन की साउंड इंस्पायरेशन से लॉन्ग होती है। ब्रोंको वेसिकुलर साउंड।
ब्रोंको वेसिकुलर की पिच मीडियम होती है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की साउंड बराबर होती है, और ये साउंड एंटीरियर चेस्ट यानी सामने की चेस्ट से फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर साफ सुनाई देती है। वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। वेसिकुलर, इसकी पिच यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है। वेसिकुलर साउंड लंग्स की ख़ास आवाज़ होती है जो पूरे लंग्स में सुनाई देती है। इसमें इंस्पायरेशन की साउंड एक्सपायरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सुनाई देती है, यानी इंस्पायरेशन लंबी होती है एक्सपायरेशन से। एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड नंबर 1, क्रैकल। क्रैकल साउंड पॉपिंग यानी हल्की सी तेज़ या धमाके खेज़ आवाज़ है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सुनाई देती है। एयरवे से यानी लंग से एयर की आने जाने के रास्ते में फ्लूइड वगैरह हो तो क्रैकल की आवाज़ें सुनाई देती हैं, या फिर कोलैप्स्ड एल्वियोलाई जब खुलती है तो ऐसी आवाज़ें लंग से आती हैं। नंबर 2, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड के साथ सांस की मुसलसल बजने वाली घरघराहट की आवाज़ बरकरार रहती है। ये साउंड बहुत ही तंग यानी नैरो या पार्शियल ब्लॉक्ड एयरवे से जब मुश्किल से खींचकर निकलती है तो व्हीजिंग की आवाज़ आती है, जैसे एस्मा या दमे वाले या COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में सुनाई देती है। नंबर 3, रोंकाई साउंड। रोंकाई साउंड सांस के साथ लो फ्रीक्वेंसी वाली घरघराहट के साथ मुसलसल सुनाई देती है। ये साउंड लार्ज एयरवे में सिक्रीशन के जमा हो जाने की वजह से होती है। पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होने की सूरत में भी रोंकाई साउंड निकलती रहती है। नंबर 4, प्लूरल रब और फ्रिक्शन रब। प्लूरल रब या फ्रिक्शन रब में रगड़ जैसी आवाज़ होती है, जैसे दो चीज़ों के दरमियान रगड़ से आवाज़ पैदा होती है। फ्रिक्शन रब में क्रिकलिंग ग्रैंटिंग साउंड पेशेंट की एक्सपायरेशन से ज़्यादा इंस्पायरेशन के साथ सुनने को मिलती है, और ये आवाज़ प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरिसी जिसे हम प्लूराइटिस भी कहते हैं, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, इसमें पेशेंट को सांस के साथ चेस्ट में शदीद पेन होता है, एंड न्यूमोथोरैक्स वाली डिजीज़ या कंडीशन में हो सकती है। Percussion of respiratory system. Percussion is used to help assess underlying structure of chest wall. चेस्ट वॉल के नीचे या अंदर के स्ट्रक्चर जैसे स्प्लीन, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा, इनका अंदाज़ा लगाने के लिए परकशन का यूज़ किया जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ परकशन। नंबर 1, डायरेक्ट, जिसमें सिर्फ 1 या 2 फिंगर्स यूज़ होती हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट, जिसमें सिर्फ दरमियानी लचकदार फिंगर का यूज़ होता है। नंबर 3, फिस्ट यानी मुट्ठी, जिसमें सिर्फ एक हाथ की फिस्ट या मुट्ठी परकशन के लिए यूज़ होती है। ब्रॉडली क्लासिफाइंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परकशन। ए, रेजोनेंट साउंड। द वर्ड रेजोनेंट कम फ्रॉम लैटिन, इट मीन्स रीसाउंड, यानी ये लफ्ज़ रेजोनेंट लातीनी ज़बान से आया है और इसका मतलब है गूंजना। नंबर बी, हाइपर रेजोनेंट साउंड उस वक्त होता है जब पेशेंट के लंग्स में एयर एल्वियोलाई की एलास्टिसिटी बहुत कम हो जाने की वजह से भरी रहती है और एयर एक्सचेंज बहुत ही कम हो रही हो, जैसे COPD, एस्मा एंड न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट में। नंबर सी, डल साउंड। डल साउंड मीन्स मध्यम या धीमी आवाज़। ये लंग्स परकशन के वक्त चेस्ट के नीचे लंग्स में सॉलिड मास जैसे कंसोलिडेशन डल साउंड की निशानदही करता है। नंबर डी, फ्लैट साउंड। फ्लैट साउंड एक्सट्रीमली डल साउंड है, या इसे THUD थर्ड साउंड भी कहते हैं, जो कि बहुत ही डेंस जगह से निकलती है, जैसे लीवर, हार्ट एंड बोन्स। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग, अगर हमें पूरी एग्जामिनेशन लिखनी है या मेंशन करना है तब हम तमाम नॉर्मल फाइंडिंग्स लिखते हैं, अदरवाइज़ हम हमेशा एबनॉर्मल फाइंडिंग डॉक्यूमेंट करते हैं और तमाम नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देते हैं। Documentation of a basic normal respiratory exam should look something along the lines of the following. The chest wall is symmetric without deformity and is atraumatic in appearance. No tenderness is appreciated upon palpation of the chest wall.
The patient does not exhibit signs of respiratory distress. Lung sounds are clear in all lobes bilaterally without rales, rhonchi or wheezes. Resonance is normal upon percussion of all lung fields. Then how we document abnormal findings? Abnormal on a respiratory exam may include respiratory distress, mild, moderate, severe, decreased or absent breath sounds, increased or decreased respiratory rate, wheezing, rales, crackles, rhonchi or stridor, retractions, accessory muscle use or nasal flaring, chest wall tenderness, chest wall bruising, rib tenderness, sternal tenderness, crepitus, area of increased or decreased tactile fremitus, depression or protrusion of the sternum, pectus excavatum और pectus carinatum। इस तरह की वीडियो के लिए मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।